हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते जाएंगे ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अलग से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी सवाल हम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, जितना भी सवाल करेंगे आप उस सारे क्वेश्चंस को थॉरोली देख लीजिए। उससे बाहर सवाल बोर्ड में नहीं आ सकता है। जितना भी सवाल हम करेंगे उतना ही प्रैक्टिस करके आप जाइए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। चलिए, लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। देखिए, जब भी कभी बात यूनिट वेक्टर का होता है तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को समझना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है इसको देखिएगा। मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। हमसे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ लिया। यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है। वेक्टर ए जो ऊपर में दिया हुआ है A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? तो मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, i j k का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करते हैं सिंपली इस तरीके से। अब ये निकल गया यूनिट वेक्टर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना है कि मैग्नीट्यूड का जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा। जिस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए समझ लीजिए वो यूनिट वेक्टर ही है। क्लियर है? अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। देखिए, जब भी कभी डायरेक्शन की बात करें ना तो समझ जाइए कि वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। डायरेक्शन के बाद जो भी वेक्टर रहे उसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन के बाद सम ऑफ वेक्टर बोल दिया। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अगर लिखता तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते, ये लिखता तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते। बट इन दोनों के निकालने से पहले भी यहाँ सम वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, सम ऑफ वेक्टर्स बोल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे, दोनों वेक्टर का सम निकाल लेंगे। वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको जब ऐड करेंगे तो चूँकि i नहीं है तो 2i तो ऐसे ही रह गया, माइनस j या प्लस 2j हो गया प्लस j कैप, प्लस k हो गया प्लस 2k कैप। इसको ना एक वेक्टर मान लेते हैं P। ठीक है, हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यानी P का यूनिट वेक्टर अब हमसे पूछ रहा है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2i प्लस j प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 4 4 8 प्लस 1 9 9 मतलब 3 हो गया। तो आएगा क्या, 2/3 i कैप, 1/3 j कैप और 2/3 k कैप। ये निकल गया हमारा यूनिट वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर निकला कि नहीं निकला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, लिख रहा है कि इफ़ वेक्टर A इज दिस एंड वेक्टर B इज दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर। फिर पूछा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, 6B बोल रहा है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6B जो वेक्टर है इसको हम निकाल लेते हैं। 6, अब B क्या है हमारे पास, 2i प्लस j माइनस 2k। इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर P। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप। अब फिर हम बोले, अभी बोले कि डायरेक्शन के बाद जो वेक्टर आए
उसका निकालिए यूनिट वेक्टर। यानी इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 12i कैप 6j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -12 का होल स्क्वायर 144 ही आ जाएगा। अब 12i कैप 6j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है, 6 को कॉमन कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 अभी में से कॉमन हो जाएगा तो 6 आ गया बाहर, और यहाँ बचेगा कितना 4 + 1 + 4, 4 4 8 1 9 हो गया ये। और यहाँ भी 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2i + j माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इसको सेपरेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में क्या करना है, 2a वेक्टर माइनस b आया तो 2 हो गया, वेक्टर a कितना है हमारा i + j + 2k कैप माइनस b क्या है 2i + j माइनस 2k कैप, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 2i + 2j + 4k माइनस 2i माइनस j माइनस माइनस प्लस, तो आएगा क्या ये 2i, ये तो कैंसिल हो गया, 2j j बचेगा, अब 4k + 2k हो जाएगा 6k। अब इसको हम एक वेक्टर मान लीजिए, मान लिए इसको वेक्टर मान लिए q, इसको एक वेक्टर मान लिए q, तो इसका हमको डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे, है ना। यूनिट वेक्टर इस तरीके से √1 + 36 यानी 1/√37 j कैप +6/√37 k कैप, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है और इस तरह का सवाल 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हम NCERT एग्जाम्पलर बुक से सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पलर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो किसी बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट सवाल होता है इसका। देखिए क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, हमको इसका पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ PQ बोला है, वेयर P जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे है और Q जो है वो 3 3 2 है रिस्पेक्टिवली। अब हमसे पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर, है ना। अब बताइए PQ का यूनिट वेक्टर अगर पूछेगा तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, PQ का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, OQ माइनस OP। देखिए जैसे हम किसी भी 2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जैसे फाइंड करते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। देखिए एक चीज़ और समझना है, मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो हम लिखेंगे A1 A2 और A3। ठीक है, यानी इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और इसी में डायरेक्शन कोसाइन अगर हमसे पूछेगा तो ये हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर नहीं आप निकालें, इसका मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड, A3 अपॉन मैग्नीट्यूड। ये हम पहले ही आपको डिस्कस कर देते हैं ताकि जब सवाल आएगा तो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, जैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं वैसे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। और इसी को हम LMN भी बोलते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये PQ है, मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई लाइन है उसका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, या ये 2 वेक्टर है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, नथिंग बट आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड कर रहे हैं इसका जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करें, OQ माइनस OP। देखिए जो लास्ट में लिखा रहता है ना उसको पहले लिखते हैं,
यानी 3 - 5 कितना हो गया -2, 3 - 0 कितना हो गया 3, 2 - 8 कितना हो गया -6। यानी इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो 2i + 3j - 6 के ऐसे लिखेंगे। अब चूँकि यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इसका क्या फाइंड कर लेंगे हम, यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर लेंगे। यानी -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 40 9 49। यानी -2/7 i कैप, 3/7 j कैप, -6/7 k कैप। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये पूछ रहा था हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि a और b, a का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर है, b का पोजीशन वेक्टर है b। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर c इन BA प्रोड्यूस सच डैट, यानी BA में और उसको आगे प्रोड्यूस किए। तो BC क्या आया 1.5 टाइम्स BA। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन हम लोगों को C का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ C बी दिस। ठीक है, मान लिए। अब जैसा कि कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दिया हुआ है BC = 1.5 टाइम्स BA, तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, कैसे लिखेंगे BC है तो क्या लिखेंगे OC - OB, इसको लिखेंगे 3/2 OA - OB, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा BC का ऐसे। क्लियर है? तो OC का पोजीशन वेक्टर क्या है C, OB का पोजीशन वेक्टर B, ये हो गया 3/2, ये हो गया A, ये हो गया B। क्लियर है? अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2C - B = 3 दिस। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2C - 2B 3A - 3B। अब चूँकि हमको C चाहिए तो C इधर ही रहेगा, इसको इधर लिखिए 3A - 3B + 2B। तो क्या आ जाएगा ये 3A माइनस और प्लस हो गया -B। तो C क्या निकल करके आया 1/2 3A - B। ये हो गया हमारा व्हाट पोजीशन वेक्टर C का निकल गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह का सवाल ना 2 नंबर में पूछ देता है, या 2 या 3 में भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर फाइंड K सच डैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन, है ना। यानी एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर हो उसको कोलिनियर बोलेंगे। अब क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर और पैरेलल का सेम कंडीशन है। मान लीजिए कि 3 पॉइंट दिया हुआ है किसी लाइन पर, तो हम इसको पॉइंट A मान लिए, इसको पॉइंट B मान लिए और इसको पॉइंट C मान लिए। कुछ नहीं करना है, AB वेक्टर निकाल लीजिए और BC वेक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद करेंगे क्या कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा AB वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। यानी दोनों वेक्टर का जो AB और BC का निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर, और उन दोनों वेक्टर का जो IJK का जो कोएफिशिएंट आएगा उसका रेशियो ऑलवेज प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन पर है।
अब चूँकि जब हमको ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए मैंने 1 माइनस के, ठीक है। फिर -1 माइनस के तो प्लस हो गया, -1 प्लस 10 9 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। अब निकालिए बी सी, ठीक है। तो बी सी सी माइनस बी मतलब सी माइनस बी, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 5 माइनस और माइनस 6 और 3 माइनस 3 हो गया 0। अब चूँकि एक ही लाइन पर है तो है एक दूसरे के क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन इन द सेंस हो गया कि 1 माइनस के और 2 इसका रेशियो और 9 और 6 इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 1 माइनस के बराबर 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू आया -2, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा -2। देखिए ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है वेक्टर आर इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू द 3 एक्सिस इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज दिस। यानी गिवन में क्या है हमारे पास कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2√3 है। हमसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर आर। अब बताइए वेक्टर आर का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या लिखते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यानी वेक्टर आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर। ये तो दिया हुआ है, आइए हमको निकालना है। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए जब एंगल से रिलेटेड सवाल आ जाए इसका मतलब तुरंत सोचना है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। जब भी कहे कि कोई वेक्टर, जैसे यहाँ देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर कंप्लीट मेरा एक वीडियो है, उसको देखिएगा ज़रूर। मान लीजिए ये है हमारा, ये है वेक्टर आर, ठीक है, या कोई भी वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई जेड के साथ ये एंगल बनाएगा तो हम उसको लिखेंगे क्या, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा आई कैप कॉस बीटा जे कैप, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, प्लस कॉस गामा के कैप, है ना। ये हमारा होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए इंक्लाइन टू 3 एक्सिस बोल रहा है, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। जब एंगल की बात होगा तो तुरंत डायरेक्शन कोसाइन दिमाग में आ जाना चाहिए और ये चीज़ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब चूँकि ये डायरेक्शन कोसाइन है मतलब जस्ट इक्विवेलेंट टू यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर का सम ऑलवेज क्या होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। इसका कंडीशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा होता है ऑलवेज 1, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द डायरेक्शन कोसाइन। हम ये फॉर्मूला बनता ही है इसी से, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वल एंगल इंक्लाइन एट इक्वल एंगल, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फ़ा है वो बीटा है वही गामा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फ़ा आई कैप कॉस अल्फ़ा जे कैप कॉस अल्फ़ा के कैप। अब यहाँ पर क्या होगा, चूँकि एंगल इक्वल है या वो कंडीशन लगाएंगे तो तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर है, 3 टाइम्स आ जाएगा ये। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या मिला, 1/3। तो कॉस अल्फ़ा क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। यानी जो यूनिट वेक्टर ये बना वो क्या बन गया, प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस 1/√3 जे कैप
प्लस माइनस 1/√3 के कैप। ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। यानी अगर हमको आर वेक्टर पूछ रहा है तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह हम लिख देते हैं प्लस माइनस 1/√3 ले लिए कॉमन, तो अंदर आएगा आई प्लस जे प्लस के, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना है 2√3 है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आर वेक्टर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस आई जे और के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर की वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 14 और उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है डायरेक्शन कोसाइन। अब बताइए, अभी बताएं कि कोई वेक्टर है, वेक्टर का जो कंपोनेंट है A1 A2 A3 वो क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। जब इसी को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें या इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिए तो वो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जैसे ये अगर कंपोनेंट है, हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करेंगे 2i कैप 3j कैप और 6k कैप। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे लिख दीजिए, ij के फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 + 9 + 36। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं 3 अपॉन 36 4 40 9 50 यानी 7 आया, ये भी आ जाएगा 7। ये निकल गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। इसको ज़रा फिर से लिख लेते हैं 2/7 3/7 और -6/7, ये हमारा आ गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये उसका कंपोनेंट हो गया है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। अब कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन हो गया ये, अब कंपोनेंट ऑफ आर पूछ रहा है। बताइए कि वेक्टर आर का फॉर्मूला अभी हम पढ़ें कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन कोसाइन या यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 14 है ना, आइए इसका क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर इसी को बोलते हैं ना। तो क्या बन गया ये 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप, इस तरीके से। अब 7 कॉमन करके इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा क्या 2 मिलेगा, ये तो मिलेगा 2i कैप 3j कैप और -6k कैप। तो इसका जो फाइनल आंसर है, अगर हमको कंपोनेंट लिखना होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये हो गया -12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। ये हमको एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 6। मान लीजिए कि वो वेक्टर आर है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6। कह रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया है, अब लिखा है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। देखिए अब हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जिसको कर्ल बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग A क्रॉस B, ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, यह हमारा यूनिट वेक्टर है n, A और B। ये क्या होता है परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स। ये दरअसल इस तरह से है ना, ये वेक्टर जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। यानी अगर ये वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको वेक्टर A मान लिए, इसको वेक्टर B मान लिए, और जब हमसे पूछ रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है दो वेक्टर का, डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, एक ए पहले लिखे हैं तो एक आई जे के का कोएफिशिएंट लिखना है 2 1 और -2, आई का 2 जे का 1 के का -2। इसमें आएंगे तो 4 -1 और 3। अब क्या करना है
प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ लिए आई तो 3 माइनस 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 प्लस तो 2 आ गया, माइनस जे रो कॉलम 3 2 जा 6 माइनस फार्मूले में -8 मिलेगा तो बन जाएगा +8। फिर के रो कॉलम -2 -4 तो ये आएगा क्या, आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये क्या निकला, ये निकला क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए चूँकि कमी किसका है, जब हम लोगों को वेक्टर पूछ रहा है, जब ये वेक्टर पूछ रहा है तो अभी हम बताएं कि वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के यूनिट वेक्टर से। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन डायरेक्शन कोसाइन और इन द डायरेक्शन ऑफ a + b a - b, या प्रोडक्ट हो गया, या कुछ भी लिख दे सकता है, कोई भी कंडीशन लगा सकता है, या फिर ये लिख सकता है इन द विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, तो अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम करेंगे क्या, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं p। ठीक है, और इसका हमको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे, i -14j -6k डिवाइडेड बाई 1 + 196 + 36। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग को क्या कर देना है, सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 36 + 1, ये हो जाएगा हमारा 36 + 1 37, और 37 196 में 37 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा मेरे 233 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i -14j -6k डिवाइडेड बाई 233। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये निकल गया यूनिट वेक्टर। अब ये चूँकि जो वेक्टर r है वो इसके डायरेक्शन में है, यानी जो डायरेक्शन इसका होगा, जो यूनिट वेक्टर इस p का होगा वही r का होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। 6 डिवाइडेड बाई 233 इंटू दिस i -14j -6k। अब चूँकि इसका आंसर मैच नहीं करता है बुक में दिए हुए आंसर से, उसका कारण ये है कि थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में यहाँ लिखा है प्लस, बट है यहाँ पर माइनस। तो यहाँ माइनस जब आएगा ना तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, शायद ये माइनस और ये प्लस है, तो उस वजह से सिंपल आंसर आता है, फिर इजी टाइप का आंसर आएगा। ठीक है ना, इजीली कैंसिल हो जाने वाला। तो कोई इशू नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ भी लिख के दे सकता है, ऐसा भी आंसर आ सकता है, इसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। देखिए एंगल निकालने का ना 2 फार्मूला हमारे पास है, एक है साइन के साथ, एक है कॉस के साथ। जब कॉस यूज करेंगे तो यहाँ आएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। यहीं अगर हमको साइन यूज करना होगा तो यहाँ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछा इसका, देखिए डॉट प्रोडक्ट लगाना ज़्यादा आसान होता है, क्रॉस में आप डिटर्मिनेंट निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, इतना लफड़ा आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डॉट अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा आसान है। इसको वेक्टर A मान लेंगे और इसको वेक्टर B मान लेंगे। एंगल पूछ रहा है, लिखेंगे कॉस थीटा। अब करना क्या है, A डॉट B, मतलब डॉट प्रोडक्ट में करते क्या है, देखिए एक चीज़ और समझना है यहाँ पर। मान लीजिए कोई वेक्टर है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। एक वेक्टर B है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। हमने कहा था क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन भी करते चलेंगे।
अगर हमसे दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, आई का जो कोएफिशिएंट होगा दोनों में उसका सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन। जे का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन, के का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन। ये हो गया हमारा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, जब भी कोई दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर के बराबर आता है। इसको हमेशा याद रखना है। जब भी कोई दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये वेक्टर है, इसी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट में यही चीज़ आएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 3 2 जा 6 प्लस -1 × 4 -4, 1 × -1 डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 + 1 + 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 + 36 + 1, ठीक है। तो cos थीटा क्या आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1 डिवाइडेड बाई √6 हो जाएगा, इंटू 36 और 9 45 और 1 46, है ना। हो गया 9 1 10, 36 10 46। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। या इसमें ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 23, यानी 1/2 √69, ठीक है ना। ये हो गया ना 23 या 69, 2 का पेयर है तो बाहर आ गया। तो थीटा इक्वल टू जो आएगा, एंगल पूछ रहा था ना, cos इनवर्स ऑफ 1/2 √69, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, सो डैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पर ना क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसको सोल्व कैसे करना है। अब चूँकि वेक्टर ए वेक्टर बी, अब वेक्टर बी यहाँ है 0 में क्रॉस, ठीक है। हम करेंगे क्या, ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, इधर भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को? a क्रॉस ए प्लस a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी इक्वल टू दिस, है ना। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 0 ही आएगा, तो 0 वेक्टर हो गया ये। अभी बताए थे हम कि जब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ऑलवेज आएगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर a क्रॉस दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब देखना यहाँ पर वेक्टर a क्रॉस दिस, अगर इस प्लस की जगह माइनस करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर इसको पलट करके लिखेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता है a डॉट बी बराबर b डॉट a, बट क्रॉस में ऐसा नहीं है। a क्रॉस b इक्वल टू माइनस टाइम्स होगा b क्रॉस a। तो अब ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इक्वल टू, इस तरफ जाएगा तो आएगा c क्रॉस a। ये हमारा ये फर्स्ट और लास्ट इक्वल हो गया। अब चूँकि b क्रॉस c चाहिए तो b से कर देंगे तो b क्रॉस c मिलेगा हम लोगों को। तो अब इसी में क्या करना है, b क्रॉस b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b क्रॉस a b क्रॉस b b क्रॉस c, ये हो जाएगा 0, है ना। अब ये हो गया 0, तो आया क्या, b क्रॉस a b क्रॉस c इक्वल टू दिस। देखिए b क्रॉस c तो यहाँ है,
बट इसके साथ क्या है, बी क्रॉस है, यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी। तो हम करेंगे क्या कि इसमें करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस, क्लियर है, प्लस, ठीक है। ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल, सी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी किसके इक्वल, बी क्रॉस सी के। और जब दोनों को हम मिला देंगे तो फाइनली जो हमसे पूछ रहा था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, है ना, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, तो यहाँ लिख लिया सी क्रॉस ए। यही तो प्रूफ करने के लिए पूछ रहा था हमसे, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। चल, ये सवाल है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ट्रायंगल का फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाए A, B और C, हमको इसका एरिया बताना है। कुछ नहीं करना है, कोई भी एक वर्टिसेस पकड़ लेना है, चाहे B पकड़ लीजिए, चाहे A पकड़ लिए, चाहे C पकड़ लिए। मान लीजिए A पकड़े, A से B और A से C, यानी एरिया का जो फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC। ये फार्मूला यूज करना है। अगर हम B पकड़ लेते हैं तो BC BA, C पकड़ लेते हैं CA CB का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लीजिए फार्मूला अगर यूज करें तो सबसे पहले हमको AB का निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। AB का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2 -1 -1 -2 -3 4 -3 1, है ना, ये कंपोनेंट हो गया। फिर निकालना है AC, तो AC माने C माइनस है, यानी 4 -1 3, 5 -2 3 और -1 -3 -4। अब हम करेंगे क्या, इसका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, IJK 2 -3 1 3 3 -4, क्लियर है। अब निकाल लेना है इसका डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम नहीं लिए, 12 -3 9 -j, ये रो कॉलम नहीं हुआ, -8 -3 -11 k, ये रो कॉलम नहीं, 3 + 9 हो जाएगा, ये 6 + 9 यानी 15। अब हमको एरिया जैसे निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 प्लस प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो एरिया क्या हो जाएगा, उसको 2 से कर लेंगे डिवाइड, यानी हाफ से कर लिए डिवाइड, हाफ से कर लिए डिवाइड, यहाँ भी हाफ से कर लिए डिवाइड और हाफ से कर लिए डिवाइड, जो आंसर आएगा वही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही सवाल पूछता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए जिसका साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फार्मूला याद रखना होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन उस पर पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। देखिए इसी में हम पैरेललोग्राम का डिस्कशन कर देते हैं। मान लीजिए कि ये इस तरीके से थोड़ा और आगे ऐसे बढ़ता और ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 ट्रायंगल बन गया ना, तो कुछ नहीं करना, एरिया पैरेललोग्राम में हाफ हट जाएगा और निकल जाएगा एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला। लेकिन ये एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तब की बात है ना। AB क्या है, AB एडजेसेंट साइड हो गया, AB और ऐसे BC इस तरह से ले लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि डायगोनल के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ देता, डायगोनल के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता हमारा, उसका हम क्वेश्चन अभी करते हैं तब समझ में आएगा आप लोग को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस, ठीक है।
देखिए डायगोनल का जब एडजेसेंट साइड गिवन होगा ना, तो हम लोग सिर्फ उस एडजेसेंट साइड का जो वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना, जो बेस इनटू हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अब हमसे पूछ दिया है कि एरिया पैरेललोग्राम हो डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको वेक्टर ए मान लिए। मान लीजिए एक फार्मूला जैसे हम लिख देते हैं कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम हम बनाए इस तरीके से। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया ए बी सी और डी। अब ए सी को हम मान लिए वेक्टर ए और बी डी को मान लिए वेक्टर बी। तो इसका जो फार्मूला होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब आप मोटा मोटी ये फार्मूला जब यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, इसको याद करना है, एग्ज़ाम में अप्लाई कर लीजिए। क्लियर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, अभी चूँकि एग्ज़ाम है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, उसको याद रखना है आप लोग को। जब वेक्टर को डिस्कस करना होगा तो पूरा प्रूफ के साथ कैसे ये फार्मूला आया, कैसे हम लोग लिख रहे हैं, तब ना क्लैरिटी ज़्यादा होता है। चूँकि हम अभी सवाल बना रहे हैं तो सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग को फार्मूला एक जगह लिख लेना है और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमसे पूछ रहा है तो हाफ ऑफ क्या लगाएं, दिस। अब हमको इसका निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं। क्या है, 2 -1 1 1 3 -1 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये आई कैप 1 -3 -2 माइनस जे कैप, रो कॉलम नहीं, -2 -1 -3 6 + 1 7 क्या आ जाएगा, -2i + 3j 7k। अब हमको करना क्या है, इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, है ना। इसका क्या निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो 4 + 9 + 49 है ना। तो 9 4 13 और 49 कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 62 है कि नहीं। तो √62 आया। इसका मतलब इसका जो फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला बोल रहे हैं, इसका जो एरिया आएगा √62/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इफ़ वेक्टर ए इज दिस एंड बी इज दिस, फाइंड वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी है बी और ए डॉट सी है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ए क्रॉस सी, ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ बी के बराबर है ना, वेक्टर बी के इक्वल। अब ए क्रॉस सी कैसे निकलेगा भाई, तो फिर से डिटर्मिनेंट मेथड लगेगा, आई जे और के। ए कितना है 1 1 1, ये हो गया 0 1 और -1। आई का कोएफिशिएंट 0, जे का 1, के का -1, प्लस माइनस प्लस। चलिए आई कैप -1 -1 -2 -j -1 प्लस के, रो कॉलम 1। तो आया क्या, -2i। ओहो हो सॉरी, ये क्रॉस सी बोल रहा है ना, सी तो पता ही नहीं हो तो बी लिख रहे हैं हम, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट, सी को मानना पड़ेगा, लेट वेक्टर सी बी C1 i कैप C2 j कैप और C3 k कैप। अब इसको ज़रा देखना है, ए क्रॉस सी बोला, सी तो पता नहीं है तो सी को एक वेक्टर मान लिए C1 C2 C3। अब हमको निकालना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट।
तो ए क्या है हमारे पास, आई जे के पहले लिखिए, ए है हमारे पास 1 1 1 और सी क्या हो जाएगा C1 C2 और C3 प्लस माइनस प्लस। तो आई क्या मिलेगा C3 माइनस C2 C3 माइनस C2 माइनस जे C3 माइनस C1 प्लस के C2 माइनस C1। ये है किसके इक्वल, वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है हमारे पास जे माइनस के। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे तो आई का कोएफिशिएंट है C3 माइनस C2 और उधर है 0 तो आ गया 0। जे का कोएफिशिएंट 1 है बट इधर क्या है, जे का कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स दिस 1 के इक्वल, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, ये दूसरा हो गया। के का कोएफिशिएंट है C2 माइनस C1 वो भी 1 के बराबर, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा है और ये फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ से C1 C2 C3 का एक रिलेशन मिल रहा है हम लोगों को। दूसरा बोला A डॉट C, यानी A डॉट C का मतलब क्या हो गया, A डॉट C है 3 के बराबर, यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, वेक्टर ए ये है और ये सी है, डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, आई का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देने, C1 1 1 कितना हो जाएगा C1 C2 C3 हो जाएगा ये, क्योंकि वो 1 1 1 है। तो C1 C2 C3 कितना आया 3 के बराबर। अब हमको C1 C2 C3 निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, C3 माइनस C2 C1 माइनस C3 और C2 माइनस C1 ऐड किया तो 0 प्लस 1 आ गया 2। तो यहाँ से मिलेगा क्या, ये कैंसिल हो गया, ये तो सब कैंसिल हो रहा है, नहीं गड़बड़ कहीं पर हो गया है। C2 माइनस C1 प्लस माइनस आई ले लेंगे C3 माइनस C2 माइनस C3 माइनस C1 के लेंगे C2 माइनस C1। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट C3 माइनस C2 0, ठीक है, और माइनस टाइम C3 माइनस C1 हो गया 1 के बराबर, माइनस का मल्टीप्लाई किए तो माइनस C3 प्लस C1। ठीक है, ये भी ठीक है। और के का कोएफिशिएंट C2 माइनस C1 माइनस 1 की इक्वल, यहाँ यहीं पर मिस्टेक हो गया है, ये माइनस 1 है, यहाँ आएगा माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 जब आएगा तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है ऐड करने पर। C3 C2 C1 C3 C2 C1 बराबर, अब ऐड करेंगे तो इधर भी आएगा 0, इधर भी हो जा रहा है समाप्त, सारा का सारा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। इसको फिर से देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया है। ए है 1 1, ए तो सही लिखे हैं ना 1 1 1 और सी हो जाएगा बी। यहाँ पर करना क्या है ना, C3 माइनस C2 चलिए सब ठीक है। अब इसमें करते क्या हैं, किसी भी दो इक्वेशन को यहाँ से ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इन दोनों को ले लिए तो C1 माइनस C3 है 1 और C2 माइनस C1 है -1, इनको ऐड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो C2 माइनस C3 मिलेगा 0, तो C2 बराबर आया C3। अब करेंगे क्या, ये C2 ये ऐसे C1 प्लस, अब चूँकि C2 C3 दोनों इक्वल है तो इन दोनों की जगह C2 रख लेते हैं। तो वहाँ से हमको मिल जाएगा 2C2 प्लस C1 बराबर 3। ठीक है, और इसका भी तो यूज किए नहीं है, यहाँ C2 इक्वल टू C3 वहाँ भी है, देखिए। ठीक है, चलिए ये C1 C2 में है, यहाँ भी C1 C2 में एक इक्वेशन है। तो ऐसा करते हैं
C2 माइनस C1 बराबर -1 फिर से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 2C2 प्लस हो जाएगा 3C2, ये हो जाएगा 2, तो C2 आएगा हमारे पास 2/3। C2 निकल के आया 2/3, C2 निकल गया 2/3, तो C3 भी हो गया 2/3, क्योंकि दोनों इक्वल है। C2 C3 आया 2/3, तो C1 निकालना है, तो C1 यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ हम निकालते हैं C1, तो C1 इक्वल टू लिखेंगे 1 + C3, 1 प्लस हो जाएगा 2/3, डेट इज इक्वल टू 5/3। तो जो फाइनल आंसर आया C, वेक्टर C जो आएगा वो क्या माने, C1 i कैप। C1 हमारा है 5/3 i कैप, C2 है 2/3 j कैप, और C3 भी है हमारा 2/3 k कैप। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए, कंपेयर कर लिए, कंपेयर करके जब इन दोनों को हम सोल्व किए, मैंने ऐड किए, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर हम किए क्या हैं, 1 को 2 को 3 के साथ ऐड किए हैं, या कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसमें लेते तो C3 कैंसिल होता, C1 C2 में एक रिलेशन आता, वो यहाँ पर यूज़ कर लेते। कैसे भी कर सकते हैं, बस मोटा मोटी C1 C2 C3 आपको फाइंड कर लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर बताना है। ये R क्या कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q। कह रहा है कि P और Q दो लाइन ज्वाइन किया, दो पॉइंट मिला के एक लाइन हम लोग बनाए। एक R है जो इस PQ को डिवाइड कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और Q का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। P का पोजीशन वेक्टर जो OP है, इसको वेक्टर P मान लेते हैं, और इसको वेक्टर Q मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके पोजीशन वेक्टर को R मान लेते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में है कि ये जो R है इसको इंटरनली 1:2 रेशियो में बांट रहा है। जैसा फॉर्मूला हम जानते हैं किसका, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना था, सेक्शन फार्मूला पढ़ते थे ना हम लोग। जैसे x1 y1 x2 y2, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होता था, mx2 पढ़ते थे ना हम लोग। ये 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में x1 y1 x2 y2, अगर कोई पॉइंट इंटरनली अगर इसको m:n रेशियो में बांटा, तो सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे निकलता है, mx2 इंटरनली में आता है +m+n, है ना। यही अगर हमको y के लिए निकालना होगा, my2 n/1/m+n, है ना। ये इंटरनली के लिए हो गया। यही एक्सटर्नली पूछता तो यहाँ माइनस लग जाता, बन गया फार्मूला। एक्सटर्नली मतलब होगा कि ये R चला जाएगा उस तरफ, ठीक है ना, दोनों पॉइंट के बाहर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नली। अब चूँकि इंटरनली है, अब देखिए ये वेक्टर है या वेक्टर OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर हमको R वेक्टर निकालना होगा, है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 × OQ, यानी 1 का मल्टीप्लाई किससे, OQ क्या है हमारे पास, वेक्टर A माइनस दिस प्लस 2 × P क्रॉस, तो P क्या है हमारे पास 2A + B डिवाइडेड बाई 1 + 2, क्या आ जाएगा ये वेक्टर A -2B + 4A + 2B डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा ये 5A, ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, /3, ये हमारा आया R का पोजीशन वेक्टर। यही चीज़ हमको अगर ये इंटरनली हो गया, ये हो गया इंटरनली, है ना, यही एक्सटर्नली आता, तो R वेक्टर क्या आता,
कुछ नहीं करना है। ये जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस लगा देंगे बस। ये हो जाएगा वेक्टर ए -2b -2 टाइम्स माइनस, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2a प्लस दिस 1 - 2, तो ये बन जाएगा वेक्टर a -2b -4a -2b डिवाइडेड बाई -1। तो -3a -4b डिवाइडेड बाई -1, माइनस कॉमन ले लेंगे 3a + 4b। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक सवाल 2 नंबर में पूछ ही देता है इससे रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, इसलिए घबराना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। कभी कभी होता क्या है कि P को IJK के फॉर्म में भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। IJK के फॉर्म में लिखा मतलब आप उसको पहले कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि वेक्टर P दे दिया और लिख दिया 2i -j 3k, एक पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये Q इसी तरह का दे, उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मतलब P का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 2 - 1 3, ऐसे 2 - 1 3, एक इसका लिख लेंगे। और बारी बारी से यही फार्मूला अगर Z के लिए आएगा तो Z mz2 + nz1/m + n कर लेंगे, निकल जाएगा। फाइनली आएगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, IJK लगा देंगे, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए वेक्टर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट्स। एक वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3√2, और ये वेक्टर आर जो है वो π/4 और π/2 एंगल बना रहा है y और z के साथ। तो x के साथ क्या बना रहा है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल मेड बाई वेक्टर आर विथ x एक्सिस। ठीक है, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब भी एंगल की चर्चा हो, जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से लिखना है। हम लिखेंगे cos थीटा i कैप, क्योंकि i x के लिए थीटा एंगल बनाया, y के साथ बना रहा है π/4 और π/2 बना रहा है z के साथ, तो बन गया k कैप। ठीक है, cos π/2 होता है 0, तो cos थीटा प्लस cos π/4 हो गया 1/√2 j कैप। अब हम इसको जानते हैं कि इसका जो इसको हम L भी मान के चलते हैं, मानते हैं ना, L M N दिखता है ना हम लोग इसको। तो इसका अगर हमको अगर जब देखिए हमको निकालना है वेक्टर R, तो जैसे ही वेक्टर R अगर पूछा तो ये तो तुरंत लिख लेना है भाई ये चीज़। अब ये दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए वो कोई भी कंडीशन दे सकता है, चूँकि यहाँ एंगल से रिलेट किया है, मतलब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है ना, cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा, तो L M N उसको मानते हैं हम लोग। अभी अभी हम बताए कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज क्या होगा 1 के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, मतलब L का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1। L स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, तो L हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है। तो अब हमारा जो वेक्टर R आया, यूनिट वेक्टर जो निकला वो क्या आया, L की जगह cos थीटा ही की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप और 0 k कैप। ये उठा करके यहाँ रख लेना है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो मैग्नीट्यूड है 3√2, यहाँ है प्लस माइनस, यानी √2 ले लेंगे कॉमन, तो प्लस माइनस i प्लस j, तो √2 कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आएगा
वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस आई प्लस जे। ये इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि थीटा एक्यूट एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो फिर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते, फिर नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीनों दिया हो, फाइंड लेम्डा, लेम्डा बताना है सच डैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर। देखिए जब जब परपेंडिकुलर की बात हो ना, यहाँ पर लेम्डा वेक्टर भी प्लस थी, ये कंप्लीट एक वेक्टर है। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखना है कि एक वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। इसका मतलब है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज आएगा 0। परपेंडिकुलर का मतलब है कि थीटा हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होगा। कॉस के फार्मूले में डॉट प्रोडक्ट आता है। आप इसको देखिए कि जो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब थीटा 90 हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 0, इसको 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है 0। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस पर। इसका मतलब है कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो पहले ये पोर्शन निकालिए क्योंकि ये तो हमको पता है। तो लेम्डा वेक्टर बी प्लस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, लेम्डा वेक्टर बी है क्या, आई प्लस जे माइनस 2k प्लस सी क्या है, आई प्लस 3j माइनस k। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो अब इसको आई अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लेम्डा, जे कॉमन लेंगे तो लेम्डा प्लस 3, अब के कॉमन लेंगे तो -2 लेम्डा -1 हो जाएगा। नहीं, आई 1 प्लस लेम्डा, जे 3 प्लस लेम्डा और के लेंगे तो -2 लेम्डा -1 या -1 -2 लेम्डा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से क्या है भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0, मतलब ए क्या है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, इसके साथ, यानी लेम्डा प्लस 1 आई कैप, फिर लेम्डा प्लस 3 जे कैप, और फिर है -2 लेम्डा -1 के कैप, है ना। ये हो गया 0। अब हम डॉट प्रोडक्ट में क्या जानते हैं, आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स लेम्डा प्लस 1 प्लस जे का है -1 और वहाँ है जे लेम्डा प्लस 3 प्लस के का है 1 और वहाँ है -2 लेम्डा -1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा ये 2 लेम्डा प्लस 2 माइनस लेम्डा -3 -2 लेम्डा -1 इक्वल टू 0। अब चूँकि ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो माइनस लेम्डा, ये हो गया -1 और -1 -2, तो माइनस लेम्डा इक्वल टू 2, तो लेम्डा इक्वल टू आएगा -2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये ना बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, कह रहा है वेक्टर एक मैग्नीट्यूड 8 है, यहाँ मैग्नीट्यूड 3 है, अक्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 12 है, पूछा है डॉट। अब बताइए डॉट और क्रॉस कैसे कोरिलेट करते हैं, इसको ज़रा समझना है। कॉस थीटा के फार्मूले में डॉट आता है,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और साइन थीटा के फॉर्मूले में क्रॉस आता है, ठीक है, ये चीज़। अब ये तीनों दिया हुआ है, मतलब ये है 12, ये है 8, ये है 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, जो कि आया 1/2, ये आया साइन थीटा। पूछ क्या रहा है? डॉट। अगर इसमें हम चलें तो ये तो हमसे पूछ रहा है, और ये है 8 और ये है 3, क्लियर है। यहाँ है कॉस, तो साइन कॉस को रिलेट करिए। क्या साइन कॉस को जब हम रिलेट करेंगे तो आप हमको बताइए कि साइन थीटा है 1/2, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो फार्मूला जग जाहिर है, 1/4 यानी √3/2 आएगा। ये आया कॉस का वैल्यू। नहीं, क्या हम यहाँ पर √3/2 लिख सकते हैं? और 2 4 जा 8 हो गया, यानी A.B निकल के क्या आया? 4 3 जा 12 √3 आया। ये आ गया, वैल्यू आ गया, यही आंसर आ गया इसका, सोल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A एलोंग B। अब देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर का ना फॉर्मूला याद करना होगा। कैसे याद करना है इसको? देखिए पूछता कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ A एलोंग B, यानी A का प्रोजेक्शन यानी A की परछाई B के डायरेक्शन में है ना। इसको ऐसे भी लिखता है, A एलोंग B लिखेगा, या A इज इन द डायरेक्शन ऑफ B, ऐसे भी लिखेगा, या A ऑन B। तीनों का सेम ही मीनिंग हो गया। अब तीनों का मिला जुला करके एक ही फार्मूला है। देखिए प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो लास्ट में जो वेक्टर लिखेगा ना उसका लिखेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यानी B के डायरेक्शन में बोला मैंने B का यूनिट वेक्टर, जिसके डायरेक्शन में बोला उसका यूनिट वेक्टर। अब चूँकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि ये A है B है, तो प्रोजेक्शन पूछा A का कहाँ, B पर पूछ रहा है, यानी A.B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 1 जा 2, फिर -1 इंटू 2 -2, और 2 1 जा 2, और मैग्नीट्यूड किसका, B का, तो 1 + 4 + 4 यानी 2/9, 9 का 3 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये बहुत आसान सवाल होता है प्रोजेक्शन का। चलिए इस क्वेश्चन को देखना है कि फॉर एनी वेक्टर A द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, यहाँ क्या लिखा, वेक्टर A क्रॉस I कैप स्क्वायर प्लस A क्रॉस J का स्क्वायर प्लस A क्रॉस K का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, I J और K। I क्रॉस J, हम एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, I क्रॉस J क्या देगा, K के इक्वल, J क्रॉस K क्या देगा, I के इक्वल, और K क्रॉस I क्या देगा, इसके अगला जो रहेगा वो लिख लेना है। ठीक है, अब अगर ये सेम सेम हो जाए, I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K, ये ऑलवेज देगा 0। ठीक है, 0 वेक्टर, क्योंकि ये यूज होता है साइन के लिए। और जब दोनों सेम सेम रहेगा मतलब कि थीटा 0 डिग्री, एंगल 0 हो गया, साइन 0 0। ठीक है ना। इस केस में क्या होता है कि जब सेम सेम होगा तो 0 वेक्टर के बराबर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट में, हम बताए थे कि A.A
दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? अगर कोई वेक्टर हम ले लिए a1i कैप, a2j कैप और a3k कैप, ठीक है, और कहीं पर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप का स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ सेम, इसी वेक्टर a के साथ, ठीक है। जब स्क्वायर लगा हो इसका मतलब इसी को दो बार लिखना है इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले एक पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक पार्ट को देखिए, बाकी सब सिमिलर है। यहाँ i है, यहाँ j है, i के लिए सोल्व कर लिए, j के निकल जाएगा। पहले इसको देखते हैं। हम करेंगे क्या कि एक वेक्टर जो a है उसको हम मान लेते हैं a1i कैप, a2j कैप और a3k कैप, एक वेक्टर मान लिए, ठीक है। अब क्या है ये a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है i के साथ, यहाँ है स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है ज़रा, i क्रॉस i क्रॉस i सेम 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 जीरो हो जाएगा, मतलब a1 तो जीरो ख़त्म हो गया, तो बचा क्या a2। j क्रॉस i क्या आएगा, देखिए j क्रॉस i उल्टा हो गया मतलब माइनस के मिलेगा, तो माइनस के मिल गया ये। a3k क्रॉस i, तो k क्रॉस i ठीक है, डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो प्लस j हो जाएगा, मतलब a3j कैप, ठीक है। इसका है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का मतलब, वेक्टर का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब है कि इसी को हम माइनस a2k और a3j इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिए हैं तो k का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a3 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि जब a क्रॉस i का स्क्वायर किए तो a1 समाप्त हो गया, i के साथ कर रहे हैं, i है a1 के साथ, तो a1 ख़त्म हो गया, जो बचा a2 a3 उसका स्क्वायर का सम के बराबर है। सिमिलरली अगर हम इसका j के साथ लेंगे तो j के साथ a2 है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली, तो ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसी तरह से a क्रॉस k का स्क्वायर जब लेंगे तो k a3 के साथ, a3 ख़त्म हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को करना क्या है, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ दिस, तो अब इसको हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो मिलेगा सब a1 एक ही बार आया है, a2 a3 a2 नहीं आएगा, यहाँ a1 आएगा, क्योंकि j के साथ a2 समाप्त हो गया ना, a1 a3, तो a1 दो बार, a2 दो बार, a3 दो बार, यानी ऐड जब किए हैं तो दो बार आया, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। अब बताइए मिलेगा कब, इसका जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो आएगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटेगा कब, जब इसका स्क्वायर कर लेंगे, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। यानी इसका जो फाइनल आंसर आया है वो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस ए डॉट बी डॉट सी डॉट।
देखिए ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 0 के इक्वल, 0 वेक्टर है, तो अब करेंगे क्या? चूँकि ए डॉट बी हमको चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट हम दोनों यहाँ किए तो यहाँ भी 0, फाइनल 0 ही, 0 डॉट 0 हो जाएगा। ये 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट दोनों तरफ इसी का कर रहे हैं और ये है इसके इक्वल, तो 0 आएगा फाइनली। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेते हैं। अब ए का डॉट तीनों के साथ करेंगे, बारी बारी से 1 बाई 1 करेंगे, तो ए डॉट ए मिलेगा। ए डॉट ए अभी हम बता चुके हैं कि वो मैग्नीट्यूड के ही स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, प्लस फिर बी का करेंगे, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी, प्लस सी का करेंगे, सी के साथ करेंगे, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी हो जाएगा स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है? अब जैसा हम देख रहे हैं कि ए डॉट बी, बी डॉट ए 2 बार आया, ए डॉट सी यहाँ 2 बार आया, ए डॉट सी, सी डॉट बी, अब बी डॉट सी ये 2 बार आया, यानी 2 टाइम्स मिला ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी, तीनों 1 1 ऐड के +3 इधर आया तो -3। अब जो हमसे पूछ रहा है वो हो गया -3/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब भी सवाल कोप्लेनार से रिलेटेड है, कहेगा कि 3 वेक्टर है और वो कोप्लेनार का मतलब होता है सेम प्लेन। ठीक है ना, सेम प्लेन पर, जैसे x y y z z x 3 प्लेन हमारे पास है ना, तो उसी तरीके से बोल रहा है कि ये एक ही प्लेन पर है, या तो एक्स वाई पर है, या वाई जेड पर है, या जेड एक्स पर है। तो उसका कंडीशन होता है कि कोप्लेनार का कंडीशन होगा कि जो डिटर्मिनांट होगा वो आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनांट हम लोगों को ये लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे? लेम्डा 1 2 1 लेम्डा -1 2 -1 और लेम्डा, तीनों में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होगा वो लिख लेना है और इसका निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो लेम्डा ले लिए, तो लेम्डा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया -1, लेम्डा माइनस फार्मूले में ये प्लस बना दिया इसको, +2, तो -1 -2 लेम्डा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ये लेम्डा क्यूब माइनस लेम्डा -2 -4 लेम्डा। ठीक है, तो लेम्डा क्यूब -2 लेम्डा -4 लेम्डा -6 लेम्डा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। लेम्डा क्यूब -6 लेम्डा -4 को सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। लेम्डा की वैल्यू -2 ऑप्शन में दिया हुआ है। लेम्डा की ऑप्शन में जब आएगा तो ऑप्शन की वैल्यू डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, -2 0 1 -1
-2, 0, 1 और -1 ऐसा ऑप्शन है इसका। जो सेटिस्फाई कर लेगा वो लिख लेंगे, ठीक है ना। और हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 रख लिए तो 8 आया। 8 माइनस 6 दूनी 12, 12 माइनस 4, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, -2 रखेंगे तो -8, ये हो जाएगा +12, हाँ आ जाएगा। तो -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा -2। -2 जब इसमें रखेंगे यानी लैम्डा +2 = 0 इसका फैक्टर हो गया तो अदर 2 निकल सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर √3a - b टू बी ए यूनिट वेक्टर। अब बोलिए, इसको कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, ए और बी भी यूनिट वेक्टर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका बी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये कंप्लीट को भी बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब करते क्या है इसको, अब हमको जब तक, अब देखिए एंगल पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं cos थीटा, जब तक cos साइन कुछ तो रहना पड़ेगा ना, a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब चूँकि ये दोनों 1 है तो cos थीटा किसके इक्वल, a.b के इक्वल, यानी a.b हमको निकालना पड़ेगा। अब a.b निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी मान लीजिए सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस के फॉर्म में वेक्टर लिखा हुआ है और हमसे डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में करेंगे क्या, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे अभी क्वेश्चन किए थे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो a.b, b.c, c.a आया, उसको उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किए, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब कोई भी वेक्टर का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ये इसी के साथ, खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। स्क्वायर मतलब कि अभी हम बताए हैं कि वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, खुद के वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये इसी के डॉट प्रोडक्ट की, इसको ऐसे लिख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से। अब देखिए √3a का डॉट इन दोनों के साथ, तो √3 3 हो गया, a.a क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे, √3 डॉट माइनस, यानी -√3a.b, क्लियर है। फिर -b इंटू दिस, यानी -√3b.a, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, ये 1 हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 हो गया, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, है ना। 3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा, √3 2 भी है यूनिट वेक्टर, इसको बनाना है तो इसको ना 1 अभी नहीं लिखेंगे, इसको यूनिट वेक्टर हमको बनाना है। पहले से 1 लिख देंगे तो हो जाएगा कि ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, कब बनेगा ये बताना है हम लोग को। तो यानी इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 + 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2√3a.b, क्लियर है। अब हम लोग को अब क्या कर लेंगे, इसमें इक्वल टू 0 लिखा हुआ है क्या, चलिए। तो अब हम लोगों को करना क्या है,
अब इसको यहाँ तक ये ए डॉट बी हम लोग को चाहिए, यही चाहिए ना, ए डॉट बी कॉस थीटा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ए डॉट बी इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर दिस टू बी अ यूनिट वेक्टर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जैसे √3 वेक्टर ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए 1 हमको चाहिए, क्लियर है। तो इस वाले पोर्शन को डॉट प्रोडक्ट कर लिए, 4 माइनस 2 √3 ए डॉट बी हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 4, इसको अगर हम मान लीजिए कि कॉस थीटा अगर हम लोग को रखना है ए डॉट बी इक्वल टू √3 ए माइनस बी, ये वेक्टर ए वेक्टर 3 1 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 √3 ए डॉट बी। इसको अगर हम इसको 1 होने के लिए देखिए, इसको 1 बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको 1 बनाना है तो 4 माइनस 2 √3। अब ये जो पोर्शन है ए डॉट बी, इसको हमको बनाना है 4 माइनस 3 बनाना है। इसको 3 बनाने के लिए करेंगे क्या, हम मान लीजिए हम ऑप्शन अगर सेलेक्ट करें, cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। अगर हम 30 डिग्री ले लें तो हो गया √3/2। यानी अगर हम यहाँ √3/2 रख लें, ए डॉट बी की जगह आया √3/2, तो थीटा आएगा 30 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस √3 √3 देखिए 1 आ गया। ये 1 लाना था हम लोगों को, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ए डॉट बी कहाँ गया, एंगल, क्या एंगल होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। यानी ये 1 के बराबर, इसका जो प्रोडक्ट है ना ये 1 के बराबर आना चाहिए। चूँकि यहाँ 1 हम पहले लिख दिए हैं, तो इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन आया था, ठीक है। इसको 1 बनाना था, हाँ तो ऐसे लिख लेते तो बन जाता पहले भी। अगर हम मान लीजिए कि इसको हम अगर 1 रख दिए, है ना, तो 1 अगर रख दिए तो आएगा क्या, 4 माइनस 1 3 हो गया। ये इधर चला जाता 2 √3 ए डॉट बी। अब क्या करते, 3/2 √3 ए डॉट बी। यहाँ रूट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या आता, √3/2। ए डॉट बी किसके इक्वल है, कॉस थीटा। कॉस थीटा √3/2 कब देगा, जब थीटा होगा 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू देता है √3/2, ऐसे भी निकल जाता, ठीक है। चूँकि हमको 1 पहले से मान भी सकते थे, 1 पहले मान लेते तो ज़्यादा आसान होता। तो हम ये समझ बैठे कि यूनिट वेक्टर बनाना है, तो बनाना है तो हमको यहाँ 4 माइनस समथिंग, यहाँ ये कंप्लीट 3 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि इसको अगर 1 बनाना है तो 4 माइनस 3 चाहिए 1 बनाने के लिए। तो ये भी हो सकता था कि 2 √3 ए डॉट बी को 3 के इक्वल रखते, तो ये √3 लिखते, ये कैंसिल होता। हाँ, तो ए डॉट बी क्या आ जाता, √3/2। ऐसे भी बना लेते, ठीक है। इसको बनाने का 3 मेथड हो गया। एक हो गया हिट एंड ट्रायल, कि इसको 3 बनाना है तो 2 √3 पहले से है, तो √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, √3 3 हो जाएगा। दूसरा है कि इसको 1 के बराबर रखिए, ए डॉट बी निकालिए यहाँ पर इस मेथड से। तीसरा है कि 4 माइनस कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो इसको 3 के इक्वल रख लिए, तो ए डॉट बी √3/2 आया। यानी इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सवाल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3,
ठीक है, एंड के लाइज बिटवीन -1 to 2। तो हमसे पूछ रहा है के ए का मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड जब लग गया, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होता है ना वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव। उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव जहाँ तक जा सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के भी मैग्नीट्यूड के अंदर है, यहाँ ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो -1 लेस दैन के लेस दैन 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ मैग्नीट्यूड लगाएं, अगर ये मैग्नीट्यूड होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा 0, ठीक है ना। इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 मैग्नीट्यूड लगने के बाद। अब मैग्नीट्यूड इनटू के ए बोल रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि के ए अगर इस तरह से दिया रहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करते हैं ना, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए को एंट्री दे दिए, तो ए का एंट्री यहाँ भी हो गया और ए का एंट्री यहाँ भी हो गया, सब में ए का मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 × 3, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0, this और 6, 0 to 6 इसका रेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0 to 6 इसका रेंज हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड के दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ए का मल्टीप्लाई सभी में कर लिए। अब ये दोनों मिल करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो जितना टाइप का सवाल होता है वेक्टर से रिलेटेड सब हम कर चुके हैं। जितना क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। ऐसा ही सवाल आता है एग्ज़ाम में, इसको आप करके जाइए, 1-2 सवाल इसी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।